Welcome to SN Chaudhary physics classes at BD Gurukul. In last class, I have started Bohr's atomic theory, and after derivations of hydrogen atom radius and velocity of electron. Now I am going to start frequency of electron in Bohr's stationary orbit. आप सभी बच्चों का बीडी गुरुकुल में स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने बोर्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स बताए और हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट का रेडियस कितना बड़ा है, कैसे निकालते हैं ये बता दिए थे। वेलोसिटी कितना निकालते हैं, कैसे निकलते हैं, उसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे निकलते हैं, ये सब हमने बताए थे। आज हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितना राउंड लगाता है, ये इसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अब यहाँ से जो है ये दोनों जो है बेटा सारे के सारे डेरिवेशंस है और इन डेरिवेशंस को तैयार करके चलना है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स आपके सीबीएसई में कटे हुए हैं। जो कटे हुए हैं तो उसको हम उतना केयर नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे नीट का तैयारी है या किसी तरह का है तो जेई का है तो वहां पर ये मुझे हेल्प करता है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट, the velocity of electron in Bohr stationary orbit is given by 2 pi k ZE square upon NH। ये फ्रीक्वेंसी हमारे निकालने से पहले हम निकाल चुके हैं वेलोसिटी के लिए। वेलोसिटी v इक्वल टू 2 pi k ZE square upon NH। But we know that v इक्वल टू ओमेगा r। आप जानते हो लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस। अब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के जगह पर हम 2 पाई नू जानते हैं इंटू आर, तो v की जगह पर 2 पाई नू इंटू आर हम पुट कर देंगे। ये जैसे ही पुट करते हैं बेटे, देखो इसमें आपके यहाँ पर v इक्वल टू हम जानते हैं, तो ये हमने पुट कर दिया, तो नू इक्वल टू v अपॉन 2 पाई आर हो गए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v का वैल्यू जैसे हम इसमें पुट करते हैं तो v की जगह पर 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन एन एच, नीचे 2 पाई आर है, इसको हम और आपके निकाल लेते हैं। 2 पाई के जेड स्क्वायर एन एच नीचे आ गया। अब यहाँ पर 2 पाई कैंसिल हो गए, तब हमारे पास नू का एक्सप्रेशन निकल गया, नू इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच आर। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ये फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन है। अब इसी आधार पर यहाँ पर हम देखते हैं इन फर्स्ट ऑर्बिट, यदि ऑर्बिट फर्स्ट हो के ऑर्बिट जैसे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या है। इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन पुटिंग n इक्वल टू 1, r इक्वल टू आप निकाल चुके हो 0.529 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर, k इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 एन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का है, इसलिए z इक्वल टू 1 हमने पुट किया। ये जब हम पुट करते हैं E इक्वल टू 1.60 10 पावर माइनस 19 कूलम, H प्लांक्स कांस्टेंट 6.62 होता है, लेकिन हमने यहाँ पर बड़े कैलकुलेशन में 6.6 लिए हैं, इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ये पुट करने पर अब आपको पुट करके दिखा दो तो वेल एंड गुड, और नहीं तो बाय पुटिंग इन फर्स्ट और पुटिंग दिस वी गेट नू इक्वल टू 6.57 इंटू 10 पावर 15 आरपीएस रिवोल्यूशन पर सेकेंड। जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं एक सेकेंड में 6.57 इंटू 10 पावर 15 आरपीएस हो जाते हैं। अब इसी आधार पर इसका निकल गए, तो आपको ये वैल्यू याद रखना है। अब इसमें से यदि आप एक्स्ट्रा निकालते हो
इसी में आप एक फॉर्मूला लिख लो बेटा, एक फॉर्मूला लिख लो, ऑर्बिट एन की जगह पर नोट करो आप लोग, न्यू इक्वल टू 6.57 इंटू 10⁻15 अपॉन एन। अब ऑर्बिट नंबर जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे उस तरह से हमारा फ्रीक्वेंसी निकलता चला जाएगा कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी कितनी है। ये आपका डेरिवेशन आज थोड़ा लंबा क्लास होगा और हम इसको आज ओवर करेंगे। जब तक इसके बाद आपके आ जाते हैं टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में है। और टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी के लिए हम निकालते हैं, यहाँ पर देख लो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी। यहाँ पर हम जैसे टोटल एनर्जी निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, फिर दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। तो पहला पॉइंट, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ mv²। यहाँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी, द सेंट्रीपिटल फोर्स required for revolution of electron in orbit is provided by electrostatic force of attraction between the electron and nucleus. Therefore, mv² by r equal to kze² by r²। ये आप निकाल चुके हो पहले। अब यहाँ पर r और r को कैंसिल कर दिए तो mv² इक्वल टू kze² by r निकल गया। काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, हाफ mv², तो दोनों तरफ हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के हाफ mv² इक्वल टू हाफ kze² by r। ये तो हमारा निकल गया काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी potential due to the nucleus in the orbit which electron is revolving is v equal to, जैसे हम निकालते पोटेंशियल इतने डिस्टेंस पर तो k इंटू टोटल चार्ज। चार्ज क्या है, न्यूक्लियस में जो चार्ज है वो है Ze, तो kze अपॉन r पोटेंशियल निकल गए। वर्क डन W इक्वल टू V इंटू क्यू होता है, तो V की जगह पर तो kze बाय r पुट कर देंगे और Q की जगह पर हम इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे। P इक्वल टू kze अपॉन r इंटू माइनस e, तो Pe इक्वल टू k माइनस kze² बाय r निकल गया। अब ये आपको याद रखना है, यही आपको निकला था काइनेटिक एनर्जी में भी, लेकिन वो पॉजिटिव था और साथ साथ वहां पर kze² बाय 2r आया था क्योंकि साइड में हाफ थे। एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट E इक्वल टू ke प्लस Pe। अब देख लो kze² बाय r, इधर हाफ है और इधर फुल है माइनस, तो 1 में से ये माइनस जाएगा तो बच गया आपके -1/2 kze² by r। दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास टोटल एनर्जी कितना है, तो ये हमारे पास आ गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ r, r की वैल्यू अब जानते हो पहले से, n² h² अपॉन 4π² m kze²। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिए तो देखो बेटा तब क्या निकल गया, -1/2 kze², और नीचे में जो r था उसकी जगह पर हमने लिखा n² h² 4π² m kze²। ये आपके रिवर्स रेसिप्रोकल हो गया, उलट गए, तो यहाँ पर हो गया -1/2 kze² और ये ऊपर चला गया तो 4π² m kze² अपॉन n² h²। इन सभी को कैंसिल और जो होते हैं 2 और 2 कैंसिल हुए यहाँ पर, तो बच गया -2π² m k²
देखो के और के ये मल्टीप्लाई किए, के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर. दिस इज एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट. अब इस आधार पर देखो बेटा, यहाँ पर दिस रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, अब यहाँ पर सभी की वैल्यू यदि हम पुट करते हैं तो पुटिंग द स्टैंडर्ड वैल्यूज, सबकी वैल्यू नहीं भी आता है, वैसे तो पेपर में गिवन रहते हैं, आप डालो या नहीं. पुटिंग स्टैंडर्ड वैल्यूज वी गेट E इक्वल टू -21.76 अपॉन एन स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू 10 पावर -19 जूल. अब यहाँ पर देखो बेटा, इसमें हम क्या जानते हैं, आप पहले से पढ़े हो 1.60 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.60 इंटू 10 पावर -19 जूल. अब 1.60 इंटू 10 पावर -19 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करने के बाद आपके निकलते हैं -13.6. इसको याद ही रखना है, वहां कैलकुलेट करने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए जहां भी जो दिखाते हैं फिजिक्स में यही है, यदि आप कैलकुलेट करने लग जाओगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है. या तो आप जूल ऊपर वाला याद रखते 21.76 एन स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू 10 पावर -19, या उससे आसान है 1.60 इंटू 19 से डिवाइड करने पर ये बन गया 13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहाँ पर इसकी एनर्जी हम जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालते हैं. फॉर हाइड्रोजन एटम जेड इक्वल टू 1 होता है, तो जेड की वैल्यू जैसे ही 1 पुट करते हैं तब आपके पास ये हो गया -13.6. अब नीट में पेपर देने जाते हो या जेई में जाते हो तो वहां पर कहता है कैलकुलेट एनर्जी. अब ऊपर डेरिवेशन नहीं रहता, डेरिवेशन तो रहते हैं सीबीएसई में, तो आपको याद रखना हमेशा -13.6 अपॉन एन स्क्वायर. एन ऑर्बिट नंबर है, जैसे जैसे डालते जाओगे 1 डालोगे तो 1 का स्क्वायर, 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर, इसलिए E इक्वल टू -13.6 एन अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस शोज दैट टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in a stationary orbit is negative, which means electron is bound to nucleus by attractive force. अब यहाँ पर पूछ लेते हैं भाई ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, यहाँ हम देखते हैं नेगेटिव है, इसका क्या मीनिंग हो, इसका मीनिंग है इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से अट्रैक्शन से बंधा हुआ है, एंड इट इज नॉट फ्री टू लीव इट, उससे बाहर वो नहीं निकल सकते हैं. यहाँ तक आपके एनर्जी का भी निकल गया डेरिवेशंस. अब एनर्जी की डेरिवेशन के बाद अब आप आ जाओ ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन. इसको जरा इन दोनों देखो, एनर्जी को आप केयर करो, आपके यदि इसमें से 2-3 ही कहेगा डेरिवेशन करके चलते हैं तो एक तो आपको रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम वो करके जाना मस्ट है, एनर्जी करके जाना मस्ट है, और ये ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ये भी करके जाना आपके लिए मस्ट है. अब हम क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट थर्ड, जब इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट पर जंप करते हैं तो उनसे एमिशन होता है, एनर्जी निकलते हैं, और इनर से आउटर पर जाते हैं तो एब्जॉर्ब करते हैं. अब यहाँ पर हमने क्या किया है, आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन को जंप किया तो एमिशन होगा. अब आउटर ऑर्बिट का एनर्जी हमने E2 कंसीडर किया, इनर का E1, तो E2 तो टोटल एनर्जी क्या निकलता है बोर्स के हिसाब से, suppose E1 equal to total energy of electron in inner orbit and E2 equal to total energy of electron in the outer N2 orbit. अब यहाँ पर ये जैसे आपने देख लिया बेटा, समझ में आ रहे हैं बेटे? जी. अब यहाँ पर जैसे दे रहे हैं when an electron jumps from an outer orbit to inner orbit, the energy of radiation emitted in the form of photon according to Bohr's थर्ड पोस्टुलेट, तीसरे पोस्टुलेट के हिसाब से हम क्या जानते हैं, H nu इक्वल टू E2 माइनस E1. अब E2 और E1 की वैल्यू आपको पुट कर देना है, कहां से,
but energy of an electron in nth orbit equal to minus 2 pi square m k square z square e पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। अब मान लो सेकंड ऑर्बिट है तो यहाँ पर n2 लिख देंगे, फर्स्ट ऑर्बिट है तो n1 लिख देंगे। तो एच न्यू इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर z e स्क्वायर e पावर 4 अपॉन n2 स्क्वायर h स्क्वायर। यहाँ पर भी वही लिखे, यहाँ पर माइनस था लेकिन ये ऑलरेडी माइनस है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर z स्क्वायर e पावर 4 बाय n1 स्क्वायर h स्क्वायर। अब कहोगे सर इतना बड़ा डेरिवेशन, अब इसमें से केवल n1 और n2 अलग है, बाकी तो कॉमन है, तो कॉमन हमने बाहर कर लिया। 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर z स्क्वायर e पावर 4 बाय h स्क्वायर। अब यहां पर देख लो इधर जो h नू था, नू की जगह पर हमने c अपॉन लैम्डा लिख दिए और यहाँ पर 1 बाय लैम्डा को रखे, hc को हम नीचे लेके चले आए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये h और h मल्टीप्लाई एच क्यू इंटू सी निकल गया। अब यहाँ पर देखो बेटे 1 बाय लैम्डा को हम कहते हैं वेव नंबर। वेव नंबर मीन्स 1 मीटर लेंथ में, यूनिट लेंथ में कितना वेव है, दैट इज वेव। जैसे कहते हैं लैम्डा इक्वल टू 1 वेव, तो 1 इक्वल टू 1 बाय लैम्डा वेव। तो इस तरह से 1 बाय लैम्डा हमारा वेव नंबर है जिसको नू के ऊपर बार डाल के हम इंडिकेट करते हैं। एंड 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर e4 अपॉन h3c, इसको हम r कहते हैं रिजर्वर कांस्टेंट, अ कांस्टेंट कॉल्ड रिजर्वर कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10 पावर 7 पर मीटर। अब ये वैल्यू जैसे यहाँ हम पुट करते हैं तो देख लो अब इजी फॉर्मेट में आ गया। यहाँ पर वेव नंबर इक्वल टू r और z स्क्वायर दिस। अब हम हाइड्रोजन एटम के लिए तो एटॉमिक नंबर 1 लेते हैं, तो z की वैल्यू हम 1 कंसीडर करते हैं और z की वैल्यू जैसे 1 कंसीडर करते हैं तो फॉर हाइड्रोजन एटम z इक्वल टू 1। तो हमारे पास निकल गया वेव नंबर इक्वल टू रिजर्वर कांस्टेंट r अपॉन 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, प्लस वाले को हम इधर ले लिए थे। अब इस आधार पर इससे आपने क्या, दिस इज कॉल्ड रिजर्वर फार्मूला फॉर स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन से जो रेडिएशन होते हैं उसके स्पेक्ट्रम के, अब देख लो सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट पर जंप करे, थर्ड से फर्स्ट पर जंप करे, फोर्थ से फर्स्ट पर जंप करे, इस तरह से पहला नंबर हो गया, जिस पर जंप करता है वो n1 हो गया, और जहां से जंप करता है वो ये हो गया n2। अब इसके आधार पर जैसे कैलकुलेशन करते हो तो देख लो बोर एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ एच एटम, बोर ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया, आ रहे बेटा समझ में? जी। गुड़िया आपके बेटे? यस सर। हाँ ये आएगा पेपर में, अपना ध्यान देना, इसलिए हमने 2 पार्ट करके इसको क्लियर कर दिया है। Bohr's explanation of spectral series of H atom. Bohr offered a theoretical explanation of spectral series as follows. Bohr ने दिखाया theoretically Lyman series. Lyman series को कैसे explain किया उन्होंने? तो Bohr postulated that Lyman series is obtained when an electron jumps to the first orbit from any outer orbit. चाहे सेकंड ऑर्बिट से करे जंप, थर्ड से करे, फोर्थ से करे, फिफ्थ से करे, कहीं से भी जंप करेगा लेकिन फर्स्ट पर जंप करना है। करना n1 आपका 1 है और n1 1 हो गया और बाकी n2 इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 तक आप ले सकते हो। अब यहां से जंप करते हैं तो देख लो क्या फॉर्मूला बन गया, वेव नंबर नू बार इक्वल टू r 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय के स्क्वायर, के की वैल्यू हमने 2 3 4 डाल सकते हैं। अब दीज वैल्यू ऑफ वेव नंबर लाई इन द अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, इनसे जो स्पेक्ट्रम बना ये यूवी रेज रीजन में पाए जाते हैं। इस तरह से इन्होंने लाइमन सीरीज को एक्सप्लेन कर दिए।
अब आपके पेपर में कभी कभी आ जाते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का नाम बताओ, नेम द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम व्हिच इज फाउंड इन अल्ट्रावायलेट रीजन, जो अल्ट्रावायलेट रीजन में पाए जाते हैं। ये कौन सा हो गया? लाइमन सीरीज। अब इसमें देखो बेटा, वेव नंबर है, वेवलेंथ निकालना रहेगा तो वेव नंबर को 1/λ कर देंगे, और इसमें मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगा, मिनिमम वेवलेंथ कब होगा, ये आपको निकालने के लिए दे देते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद कर, अब कहोगे सर आर की वैल्यू मुझे आता नहीं है, याद नहीं है, तो आर की वैल्यू आपके पेपर में गिवन होते हैं, याद रखो तो वेल एंड गुड, और नहीं तो ये गिवन होते हैं, और याद करके भी जाओगे तो पेपर में जो गिवन होगा उसी को आपको यूज करना है। अब यहां पर देखो दी बाल्मर सीरीज, इसके बाद बाल्मर सीरीज को उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किए। अकॉर्डिंग टू बोर, बाल्मर सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप टू द सेकंड ऑर्बिट। अब फर्स्ट पर जंप करके लाइमन सीरीज हुआ, अब सेकंड पर, बाहर के किसी भी ऑर्बिट से जंप करेगा और सेकंड पर जाएगा। एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट, तो तब हमारे पास हो गया वेव नंबर इक्वल टू आर 1/2 स्क्वायर -1/k स्क्वायर। यहाँ k की वैल्यू हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7। इसी तरह से दिस सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइज इन विजिबल, और ये जो स्पेक्ट्रम मिलेगा इसका जो वेवलेंथ है या फ्रीक्वेंसी है, ये आपके विजिबल रीजन में है। अब आपके विजिबल रीजन में पाए जाने वाले बाल्मर सीरीज के ऊपर बराबर न्यूमेरिकल्स रहते हैं। अब तीसरा है हमारे पास पास्टन सीरीज। अकॉर्डिंग टू बोर, पास्टन सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स टू थर्ड ऑर्बिट फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट, n2 इक्वल टू 4, 5, 6, n1 इक्वल टू 3। ये पुट करते हैं तब हमारे पास ये इक्वेशन बन गया, वेव नंबर इक्वल टू आर ब्रैकेट 1/3 स्क्वायर -1/k स्क्वायर। यहाँ k की वैल्यू है 4, 5, 6। दिस सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन लाइज इन इंफ्रारेड। अब यहां से नीचे देखो, पहला था अल्ट्रावायलेट में, फिर विजिबल में, और उसके बाद जितने हैं सब इंफ्रारेड में। और बोर के समय में ये ब्रैकेट नहीं आए थे, इसका बाद में हुआ तो ये भी उसी में आ गए। ब्रैकेट सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप टू द फोर्थ ऑर्बिट फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट, n2 इक्वल टू 5, 6। यहाँ पर हम वेव नंबर इक्वल टू आर ब्रैकेट 1/4 स्क्वायर -1/k स्क्वायर, where k equal to 5, 6, 7. This series of spectral line lies in infrared region. तो आपको ऐसे भी ध्यान देना, यूवी रेज में पहला है, विजिबल में दूसरा है, और बाकी जो नीचे 3 है ये इंफ्रारेड रीजन में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देख लो पंड सीरीज। पंड सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप टू द इनर ऑर्बिट, n1 इक्वल टू 5 फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट, 6, 7 लेके चलते हैं। यहाँ पर वेव नंबर इक्वल टू आर ब्रैकेट 1/5 स्क्वायर -1/k स्क्वायर, वेयर k इक्वल टू 6, 7। दिस सीरीज लाइज इन इंफ्रारेड। यहाँ तक आपके बोर का एक्सप्लेनेशन। इस समय से आपको क्वेश्चन आते हैं, बाल्मर सीरीज कहाँ पाए जाते हैं, लाइमन सीरीज कहाँ पाए जाते हैं, इनके लिए क्या फार्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल्स रहते हैं। हमने क्या कहा, बोर थ्योरी और डेरिवेशंस में मोस्ट इंपोर्टेंट में एक तो रेडियस आते हैं, एक टोटल एनर्जी निकालने के लिए रहते हैं, एक ये रीजबर्ग फार्मूला वाला रहता है। अब इस सब के बाद अब आपको कहेगा एनर्जी स्पेक्ट्रम या सॉरी एनर्जी डायग्राम बनाओ। अब एनर्जी डायग्राम कैसे बना, एनर्जी लेवल डायग्राम, a diagram which represent the total energy of electron in different stationary orbit of an atom is called energy level diagram of that atom। जैसे आप डायग्राम बनाए और इलेक्ट्रॉन के हर एक ऑर्बिट में कितना एनर्जी है, उनके बीच में हमने एक ग्राफ खींचा। दैट इज अ डायग्राम which represent the total energy of electron in different orbit of atom is called energy level diagram of that atom।
द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ H एटम इज गिवन बाय, ये हम बता दिए हैं आपके En इक्वल टू -2π² mk² e⁴ अपॉन n² h²। लेकिन हमने इसको इतना नहीं करके सॉल्यूशन करके हमने क्या निकाला था, -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर देखो बेटा, जैसे हम n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कितना हो जाएगा, -13.6 अपॉन 1², दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट का हमारा हो जाएगा -13.6 अपॉन 2² और 2² इक्वल टू -13.6 अपॉन 4 डिवाइड करोगे तो -3.4। थर्ड ऑर्बिट इसी तरह से -1.51 निकल गया। फोर्थ ऑर्बिट -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल गया। फिफ्थ ऑर्बिट -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिक्स ऑर्बिट 7 और इस तरह से हमने सभी का निकाल दिया। क्लियरली एज n इंक्रीजेज, as En becomes less negative means more value until at infinity equal to 0, En equal to 0। n यदि इन्फिनेटिव है तो वहां पर En इक्वल टू 0 निकल गया। द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम आर रिप्रेजेंट इन एनर्जी लेवल डायग्राम इन फिगर एज शोन इन फिगर। यहाँ देखो, अब इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखना बेटा, और बहुत इजी है, समझ में नहीं आते हैं तो कठिन लगते हैं। आपने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर सबसे अधिक एनर्जी क्या हो गया, -13.6। तो -13.6 में आप जाने से पहले इसको देखो, यहाँ पर कर्सर देखो बेटा, ये 0 मान लिया, इधर x एक्सिस है और y एक्सिस का ये माइनस में है, इसलिए इसको माइनस में -1 -2 -3 -4 लगा दिए। अब इस आधार पर सभी -14 तक हम चले गए और इधर लिखते हैं, इस डायरेक्शन में हम ऑर्बिट लिखते हैं। तो हमारे पास पहला ऑर्बिट क्या था, n इक्वल टू 1, इसकी एनर्जी कितनी है, -13.6। तो 13.6 यहाँ कर्सर देखो बेटा ध्यान से, 13.6 यहाँ पर आपके आ गए। 13.6 पर ये लाइन हमने खींच दिया, ये लाइन आपके n1 का हो गया। इसके बाद सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी निकला था -3.4, ये बाल्मर सीरीज का था। तो n2 हमने लिखा, बाल्मर सीरीज इसमें निकल गए -3.4। अब देख लो सेकंड पर कहां से जंप कर रहा है, तो बाकी सभी ऑर्बिट से जंप कर रहा है, और फर्स्ट पर सभी ऑर्बिट से जंप कराए थे हमने। इसी तरह से आपके थर्ड ऑर्बिट पास्टन सीरीज है, इसका एनर्जी आपको निकले थे -3.4, थर्ड ऑर्बिट का निकला था -1.51, और इस तरह से आप इसकी एनर्जी यहां से बनाते चले गए और यहां तक सभी के लाइन बना दिए। समझ में आ गया बेटा जी। अब यहां से जो डॉटेड लाइन है एक्स एक्सिस का, ये हो गया इन्फिनेटिव। यहां से आके आपके स्पेक्ट्रल लाइन नहीं मिलते, ये ब्लरेड मिलते हैं। यहाँ पर ब्लर रहते, और सभी का आपने देखा, पंड का देखा, ब्रैकेट का देखा, पासन का देखा। ये आपको वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई, ये सीबीएसई में बराबर पूछे गए हैं, तो आपको यहाँ तक ये करने हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है बताओ, हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो सर। हाँ, तो ये आपके बोर्ड थ्योरी कंप्लीट हो गए, और ये पूरे के पूरे आपको तैयारी करना है आपके इस चैप्टर से, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाला, और एक ये है। अब थोड़ा बहुत बच गया है तो वो हम आपके नेक्स्ट में कर देंगे। उसमें केवल बच गया है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, और कुछ डेफिनेशंस बच गए हैं, 5-10 मिनट का काम है, वो कभी हम निकाल देंगे। अब इस आधार पर ये पूरा का पूरा आप लोग तैयार कर लेना, और
सभी बच्चों से गुजारिश है, यदि ये वीडियो सही लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना और साथ-साथ ज्वाइन बटन मिला हुआ है, तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।